धन्यवाद। पहले भगवान बद्री विशाल को प्रणाम करते हुए, भगवान गोपीनाथ जी को प्रणाम करते हुए, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई जयवीर सिंह जिंकलवाण जी, जो अधिवक्ता भी हैं हमारे, और सह संयोजक नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो पूर्व सैनिक हैं, और हमारे अंकोला भाई, और तमाम हमारे जो मंचासीन लोग हैं, समस्त मंच, और हमारे बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी वर्ग, और कुछ मीडिया के साथी हैं, कुछ युवा साथी हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन इस गोष्ठी में, और सबका धन्यवाद भी कि आप इस उत्तराखंड के चिंतन गोष्ठी में जो जिला मुख्यालय पर की जा रही है उसमें प्रतिभाग किया, उसके सहभागी बने। ये प्रदेश जो है आप सबको पता है, बड़े संघर्षों के बाद लिया, पर अगर सीमांत जनपदों की बात करूं तो यही चमोली जिला, इस जिले का बहुत बड़ा क्षेत्र एक हमारे पड़ोसी देश चाइना से लगता हुआ है, और आप इस जिले के वासी हैं, और इस जिले में तमाम प्रकार की आपदाएं विपदाएं समय समय पर आई हैं। आज हमें और आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि सीमांत जनपद होने के बाद उन सीमांत जगहों पर, उन सीमाओं पर देश के फौजियों के साथ साथ हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो निःशुल्क रूप से इन सीमाओं की सुरक्षा और रक्षा कर रहे हैं। ये इस प्रदेश सरकार को पता होना चाहिए, देश की सरकार को पता होना चाहिए। तो क्या ऐसे सीमांत जनपदों के लिए कोई अलग से नीतियां नहीं बननी चाहिए? मैं उत्तरकाशी की बात करूं, उत्तरकाशी सीमांत जनपद है, इधर चमोली सीमांत जनपद है, पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है। तो 25 वर्षों से ये राज्य तो मिल गया, पर इस राज्य में कोई नीति ऐसी नहीं बनी कि जिससे इस प्रदेश को लाभ हो सके। आप रोजगार नीति की बात कर लीजिए, 25 वर्षों से कोई रोजगार नीति नहीं बनी। रोजगार के नाम पर मैं कहूंगा तो बड़े बड़े वादे सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। रोजगार के नाम पर टीवी अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें चलाई जाती कि ये हो गया सो हो गया, और जब धरातल पर उस पर जाओ तो निश्चित तौर पर बड़े बुरे हाल हैं। इस प्रदेश में युवा नीति नहीं बन पाई। इस प्रदेश का युवा सक्षम है, योग्य है। ये इसलिए भी कह रहा हूं कि जितनी विषम परिस्थितियां हमारे प्रदेश में हैं, ऐसी विषम परिस्थितियां लगभग कुछ ही हिमालय राज्यों में होंगी, पर यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के अंदर युवाओं के अंदर की जो क्षमता है, उससे ये पता लगता है कि जब भी इस देश में कभी कुछ सरहदों पर की बात करें, जब ऐसी बारी आती है तो सबसे पहले सर कटाने के लिए हमारे उत्तराखंडी आगे रहते हैं। और ये पुराना इतिहास है, ये आज की बात नहीं है। आजादी के बाद से ऊंचे 1962 का युद्ध देख लीजिए, 1965 का युद्ध देख लीजिए, 1972 का युद्ध देख लीजिए, 1999 कारगिल युद्ध देख लीजिए। समय समय पर जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो सबसे अहम भूमिका में उत्तराखंड के वो फौजी भाई देखे जाते हैं जो सरहदों पर इस पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। फिर भी हमारे साथ इतनी नाइंसाफी। 25 वर्षों से ये सब जानते हैं कि सरकारें चली है, पर मित्र विपक्ष की भूमिका में जब कांग्रेस आई सत्ता में तो बीजेपी ने मित्र विपक्ष का काम किया है, जब भाजपा आज सत्ता में तो कांग्रेस मित्र विपक्ष का काम कर रही है। यह हमको सोचना पड़ेगा। जब विधानसभा जैसे पवित्र स्थल पर प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा इस पहाड़ को ललकारा गया, इस उत्तराखंड को ललकारा गया, तो ऐसी क्या मजबूरी रही होंगी? इसी जनपद से ही 3 विधायक जाते हैं। अभी कहा कि बुटोला जी ने आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए आवाज उठाई क्योंकि 9 नए नवेले विधायक हैं। उनका पहला सत्र था जीतने के बाद। उन्होंने किसी घोटाले में अभी हाथ नहीं डाला है, किसी भ्रष्टाचार में हाथ नहीं डाला है।
इसलिए वो खड़े होकर उस दिन नहीं, उन्होंने दूसरे दिन उठाई। पहले दिन मदन बिष्ट ने जरूर उठाई, पर उस मुखरता से जिस प्रकार की सारी चीजें हैं बुटोला जी ने भी दूसरे दिन उठाई, जब देखा कि जनता तो विरोध कर रही है। यह सच्चाई है कि अगर इस मुद्दे को जनता अपने हाथ में लेकर विरोध नहीं करती तो ये प्रेमचंद अग्रवाल आज भी इस्तीफा नहीं देता और ये मंत्री पद पर बना रहता। और ये सच्चा लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जीत है, इसको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र जिंदा है और उसी लोकतंत्र के सहारे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लोकतंत्र इसलिए जिंदा है कि जनता की क्या पावर है पता लग गई। विपक्ष का जो प्रतिपक्ष नेता होता है उसने आवाज नहीं उठाई, विपक्ष का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसने आवाज नहीं उठाई, विपक्ष के जो बड़े वरिष्ठ विधायक हैं जो अगल और बगल में बुटोला जी के भी बैठे हुए थे, चाहे हमारे चक्रता के प्रीतम सिंह जी देख लीजिए, बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने मुंह नहीं खोला। क्यों? हिस्सेदारी मिल रही है, हिस्सेदारी मिल रही है और मित्र विपक्ष की भूमिका में अहम रोल निभा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। फिर वहां पर जो होता है उसके बाद सही कहा कि रितु खंडूड़ी जो है, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उसके द्वारा अगर विधानसभा सत्र के अंदर किसी विधायक ने किसी चीज का उल्लंघन कर दिया तो पहला उल्लंघन तो प्रेमचंद अग्रवाल ने किया, उसकी रोका टोकी क्यों नहीं हुई? उसकी रोका टोकी क्यों नहीं हुई? एक नए नवेले विधायक ने अगर थोड़ा सा बोल दिया कि इसने अपशब्द कहे हैं, ये माफी मांगे, उस पर भड़क गई। शायद आप वही रितु खंडूड़ी जी हैं जिन्होंने दल बदल कानून के तहत उमेश कुमार जैसे विधायक की फाइल 3 साल से दबा रखी है। भाई 2022 का जब चुनाव हुआ उससे पहले एक विधानसभा सत्र बचा हुआ था। उस विधानसभा सत्र में क्या हुआ कि 22 के चुनाव के लिए भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा जी निर्दलीय थे, वो वहां बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हमारे धनोल्टी से विधायक प्रीतम पंवार जी वो निर्दलीय थे, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। पुरोला के उस समय के कांग्रेस के विधायक राजकुमार जी वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और एक विधानसभा सत्र अंतिम उस कार्यकाल का बचा हुआ होता है। तो जब उन लोगों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है तो इन फाइलों को दबाने के पीछे क्या कारण है? क्या उसके पास सबका स्टिंग पड़ा हुआ है? यह बताना पड़ेगा हमारे जनप्रतिनिधियों को। क्या मुख्यमंत्री का भी स्टिंग पड़ा हुआ है? रितु खंडूड़ी की भी कोई ऐसी नब्ज दबाई है कि जिससे वो फाइल को दबा रहे हैं? ये बातें होनी चाहिए। पहाड़ विरोधी, उत्तराखंड विरोधी अगर मानसिकता की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे कई जयचंद हैं, उन जयचंदों की पहचान होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट जी कभी माओवादी कह देते हैं, बताइए, वो कहते हैं कि आंदोलनकारी तो तुम माओवादी हो, तुम सड़क छाप हो। इतने बड़े पद पर बैठकर फिर राज्यसभा का पदभार भी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद इस प्रकार की घटिया हरकतें, इस प्रकार की घटिया बातें अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होगा। और जब इसका विरोध हुआ तो हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कुछ लोग थे, युवा थे, उन्होंने भी महेंद्र भट्ट का एक महेंद्र छाप पुतला बनाया और उसको उड़ाया। अब गजब देखिए, जब बहन अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ, जब वो हत्याकांड हुआ, भाजपा के लोगों की जुबान नहीं खुली। जब पेपर लीक हुए, जब भर्ती घोटाले हुए, जब बच्चों के भविष्य को बेचा, भाजपा के लोगों की जुबान नहीं खुली। जब प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर एक पहाड़ी भाई को मार रहे थे, तब उनकी जुबान नहीं खुली। ऐसी अनेकों घटनाएं जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो कुकृत्य किए गए, उन घटनाओं का विरोध भाजपा के लोगों ने नहीं किया। अच्छा, एक महेंद्र भट्ट के पुतले को पटाखों से अगर उड़ा दिया, उसके पुतले पूरे प्रदेश में फूकेगी। यह इनका चरित्र है, यह इनकी सोच है। इनकी सोच कभी विकासवादी नहीं हो सकती, विनाशवादी जरूर है। अभी वो नारा कह रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो भाई ये नारे तो कश्मीर घाटी में गूंजा करते थे।
जाने अनजाने में वो चीज उसके मुंह से बाहर निकली है, उस महिला के मुंह से। मुझे लग रहा है ये वास्तव में इस प्रदेश को कश्मीर बनाना चाहते हैं, और बनेगा भी क्यों नहीं। जब हमारे हक हकूकों पर डाका डाला जाएगा, जब हमारे अधिकारों को छीना जाएगा। आप कह रहे थे कि मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ का विकास हो रहा है। कौन सा विकास है? कौन से भूवैज्ञानिक ने बता दिया कि यहां पर इस प्रकार का विकास करिए? अगर भूवैज्ञानिकों की अगर रिपोर्ट पढ़ोगे चौंक जाओगे। उन्होंने तो मना किया कि भारी कंस्ट्रक्शन इस घाटी में और इन क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। फिर भी किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि गुजरात से ठेकेदार बुला रखे हैं। उन ठेकेदारों को मना नहीं कर सकते। हरियाणा से ठेकेदार बुला रखे हैं, बिहार से ठेकेदार बुला रखे हैं। जो हक हकूक, जो हिस्सेदारी, जो अधिकार हमारे स्थानीयों को मिलने चाहिए थे, उसके लिए आज तुम बाहर से लोगों को ला लाकर उनको सारा सौंपा जा रहा है। हमारे युवा कहां जाएंगे? हमारे जो आने वाली भविष्य है, जो पीढ़ी है, वो कहां जाएगी? जब हमारे पास ना वनों का अधिकार रहेगा, ना अपने संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है, ना उनके दोहन का अधिकार रहेगा, ना और सारी चीजें रहेंगी, तो हमारे आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ी होगी जाएगी कहां? इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या संरक्षित कर सकते हैं, क्या सुरक्षित कर सकते हैं। आप इसी जनपद में राजेंद्र भंडारी जी को देख लीजिए। कुल 10 घंटे पहले भाषण दे रहे थे कि ऐसा भी है, तैसा भी है, अलाना भी है, फलाना भी है। वो पार्टी चेंज करने की गति इतनी तेज थी कि जिन कपड़ों में भाषण दे रहे थे उन्हीं कपड़ों में वो वहां पर ज्वाइनिंग करते हैं। कितना दुर्भाग्य है। नेता तो जो जनता होती है वो जन नेता को चुनती है, विश्वास करती है, पर क्या वो जन नेता कल के दिन पार्टी का एक सिपाही बनकर रह जाता है? क्या ये सही है? नहीं। कुछ भी हो, अगर जनता ने चुना है तो उसको पहले जनता सर्वोपरि है, पार्टी बाद में है। ये होना चाहिए। इस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए। पर आज क्या है? पार्टी पहले है, जनता बाद में है। क्या पार्टी ने बनाया? चुन के तो जनता भेज रही है, तो जनता की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? उन्हीं राजेंद्र भंडारी की धर्म पत्नी को 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। किस प्रकार के वहां पर आरोप और उन पर लगे भ्रष्टाचार के, उसका नतीजा यह है कि आज शायद प्रशासक भी नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मैं समझता हूं परसों कर्णप्रयाग के विधायक जो थे नौटियाल जी, किस प्रकार से युवाओं ने विरोध किया। जब आए तो सड़कों पर लेट गए। ये जागरूकता हर गांव में, हर क्षेत्र में होनी जरूरी है। हम अपने जो मताधिकार है, उसका जो हमारा अधिकार है, उसकी वैल्यू समझें। बस हम क्या करते हैं कि अपना वोट देके 5 साल भूल जाते हैं। अगर हमने किसी को वोट दिया है तो उससे सवाल जवाब होने चाहिए। ये सारी चीजें हैं। ये वही जिला है जहां से गौरा देवी जी जो थी, और बड़ा सौभाग्य वो उनके आज सुपुत्र यहां आए थे, जिन्होंने जल जंगल की लड़ाई लड़ी, और आज उसी जल जंगल पर संकट है। आज कौन गौरा देवी बनेगा? क्यों लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं? क्या हम पार्टियों के इतने अंधभक्त हो गए हैं? क्या पार्टियों के इतने गुलाम हो गए हैं? क्या पार्टियों से इतने डर गए हैं कि आज कोई गौरा देवी बनने के लिए तैयार नहीं है? आज कोई माधव सिंह भंडारी बनने के लिए तैयार नहीं है? आज कोई वीर शहीद केसरी चंद बनने के लिए तैयार नहीं है? बनना पड़ेगा, और हमारे बीच से ही बनना पड़ेगा। वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, पर बनना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी कुछ युवा साथी आए थे, उन्होंने कुछ ज्ञापन दिए डाइट डीएलएड वालों का। इतना गंभीर मुद्दा है, प्राथमिक शिक्षक जब बनना है तो भाई क्यों बाहर से ला रहे हो? पीछे हमारे युवा साथी हरेंद्र भाई वगैरह हैं, इन लोगों ने हमारे साथ 2017-18 में आंदोलन लड़े हैं, जब हम आंदोलन की शुरुआत हमने की थी। ये उस चीज के शिकार हुए हैं, हाकम सिंह मॉडल के शिकार हुए हैं ये लोग। ये भाजपा कांग्रेस जो मिलकर करप्शन चला रही थी, पेपर बेच रही थी, उस मॉडल के शिकार हुए हैं।
पढ़े लिखे लोग हैं, बीएड करा हुआ है, टीटी 3-3 4-4 बार फाइट किया हुआ है। इनका क्या कसूर था? सिर्फ इनका यह कसूर था कि उस समय वो मॉडल चल रहा था। और हम लोगों ने भी जब उस लड़ाई की शुरुआत की तो हमने कहीं शुरू में ही उस मॉडल को नहीं उखाड़ा, 1 साल में नहीं उखाड़ा, 2 साल में नहीं उखाड़ा। जब लगातार 2017-18 से लड़े, तब जाकर 2022 और 23 में उस मॉडल को उखाड़ पाए। तो कम से कम आज जो युवा पढ़ेगा उसके अंदर ये तो रहेगा कि चलो हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो पारदर्शिता रहेगी। पहले होता था, हरिंदर भाई से पूछ लो, परीक्षा सेंटर बाद में पहुंचते थे और सुनवाई पहले आ जाती कि पेपर लीक हो गया। ऐसे ऐसे समय से हमारे युवा साथी गुजरे और आज घर पे बैठे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। ये जो सारी चीजें हैं, इस चीज की ये लड़ाई लड़नी है। और हमने हर एक मंचों से ये बात कही है, जिस दिन हमने प्रेस करी है इस मोर्चे की, उस दिन भी ये बात कही है कि ये उत्तराखंड है और ये उत्तराखंड 1994 से 2025 तक सामाजिक लड़ाई लड़ता आ रहा है। अगर सामाजिक लड़ाई लड़ने से सॉल्यूशन हो जाएगा तो ये समस्त टीम सामाजिक लड़ाई लड़ेगी। पर जब सामाजिक लड़ाई लड़ने से कोई सॉल्यूशन नहीं होना है तो राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस चीज के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप लोगों ने परिसंपत्तियों की बात की थी, मोहित भाई भी कह रहे थे कि टिहरी डैम और वो बहुत सारी चीजें। तो बड़ा दुख होगा जब हमने आंकड़े निकाले, टिहरी डैम बना, सैकड़ों गांव डूबे, उनके आंसू आज भी नहीं रुके हैं, उनको पलायन करना पड़ा लाखों लोगों को। पर जब डॉक्यूमेंट निकाले गए तो उसमें देखा गया कि उत्तराखंड की हिस्सेदारी 0। उत्तराखंड के लोगों को या आसपास के क्षेत्र में क्या पीने का पानी उस डैम से सप्लाई हो सकता है? उसके लिए 0 नहीं हो सकता है। क्या आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए वहां से पानी जा सकता है? उस आंकड़े में लिखा हुआ है कि 0% नहीं जा सकता है। तो भाई तुमने तो हमारे राज्य को खत्म करके हम लोगों को वहां से भगा करके हमें भी 0 कर दिया है। और ये सबक है। जिस प्रकार की और भी परियोजनाएं बन रही है, उन परियोजनाओं का जो एजेंडा है या उनके जो नॉर्म्स है, उनको बारीकी से देखना पड़ेगा कि टिहरी डैम की तरह ये लोग फिर इन परियोजनाओं में भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। टिहरी डैम में हिस्सेदारी नहीं है पर उत्तराखंड को 12% रॉयल्टी दी जा रही है। अरे रॉयल्टी का क्या मतलब है? प्रदेश हमारे, गांव हमारे डूबे, पलायन हमने झेला, सारी चीजें हुई और तुम रॉयल्टी दे रहे हो। अगर भविष्य में ये इस प्रकार से मजबूत ये संगठन बनता है, कोई राजनीतिक फ्रंट विकल्प बनता है, निश्चित तौर पर उन परिसंपत्तियों की लड़ाई सबसे पहले लड़ी जाएगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर इन परिसंपत्तियों में अगर हिस्सेदारी हम लोगों को मिली, एक भी नौजवान का हाथ खाली नहीं रहेगा रोजगार के लिए। इतने रोजगार है, इतने रोजगार है। पर नहीं, अभी मैं टिहरी में जब हम गोष्ठी करके आए, उससे पहले दिन वहां युवाओं ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो आजकल अन्याय हो गया, बिहार से और वहां से आउटसोर्स के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से लड़के बुला रखे और उनको रख दिया। और वही काम के लिए जो उन्हें सैलरी दी जा रही है, हमें उनसे 5-6 हजार कम दिया जा रहा है। ये अन्याय, ये सिस्टम चला कौन रहा है? इस बात को समझना पड़ेगा। ये हमारे नहीं है। जो पहाड़ का, उत्तराखंड का चोला पहनकर हमारे सामने जनप्रतिनिधि के रूप में है, ये हमारे नहीं है। इस चोले को उतारना पड़ेगा, इनकी बखिया उधेड़नी पड़ेगी, तब जाकर इनका असली चेहरा सामने आएगा कि वास्तविक रूप में है कौन। इनके अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, इनके बच्चे विदेशों में भी पढ़े, दिल्ली में पढ़े, क्या हमारे बच्चों को मिल पा रही है शिक्षा व्यवस्था? क्या वो शिक्षा मॉडल हमारे बच्चों को मिल पा रहा है? क्या वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो आज के डेट में एक जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री का परिवार ले रहा है, क्या हम लोगों को मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? जब संविधान सबके लिए एक है, जब संविधान में मजदूर से लेकर प्रधानमंत्री का अधिकार एक है, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं मिल रहा भाई? यह सिस्टम देखना पड़ेगा।
इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। लड़ाई सिस्टम को बदलने की है मरने के बाद अंत्येष्टि भी और अच्छे नियत के साथ इस सिस्टम को बदलने की है। अगर अच्छे नियत के साथ हम लोगों ने काम कर लिया और जिस प्रकार से समस्त जनपद मुख्यालयों में जो हमने गोष्ठियां की, जिस प्रकार से वहां का जो रिस्पांस मिल रहा है, और वो जब अपने मोहल्ले में अपने उसमें जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, जिस प्रकार का अंडर करंट वास्तव में है, तो निश्चित तौर पर 27 में आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। तो ये तमाम प्रकार की जो चीजें थी, सबने उस बात को रखा और समय की बाध्यता है, आप सबने हमको सुना, उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस प्रकार की गोष्ठियां, इस प्रकार के विचार समय समय पर आप लोगों के साथ बैठकर तय होंगे, आप लोगों के साथ बैठकर सुझाव लिए जाएंगे और निश्चित तौर पर युवाओं को आगे आने की जरूरत है। मातृशक्ति को यह समझने की जरूरत है कि आपका भविष्य या आपके बच्चे का भविष्य उस 5 किलो राशन में नहीं है। आंकड़ा लगाना पड़ेगा। चावल कितने रुपए किलो है? चावल कितने रुपए किलो है? जो मोटे चावल देते हैं वो तो 20-22 रुपए किलो है। अगर 5 किलो वो दे भी रहे हैं तो 100 रुपए के चावल में तुम अपने बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हो। और ऊपर से उस चावल, उस राशन मिलने के बाद खेतियां बंजर पड़ गई है। गढ़वाल में तो बहुत पहले खेती छोड़ दी थी, पर मैं अगर अपने रावाई घाटी और जौनपुर घाटी और जौनसार की बात करूं तो वहां हमारे रहते रहते, जब हमने इंटर तक की पढ़ाई अपने गांव के बगल में लाखा मंडल में की, तो हमारे रहते रहते जब छुट्टियां होती थी या 7 से 12 बजे का स्कूल होता था, तो उसके बाद भी हम खेतों में काम करने जाते थे, हल चलाते थे, छुट्टियों में खच्चरों के साथ जाते थे, वहां से रेता ढोते थे, बजरी ढोते थे, कभी निगम की लकड़ियां चीड़ और देवदार की बनती थी उसको ढोते थे। फिर खेती इतनी होती थी कि हमारे रहते रहते हमारे अपने खेतों में जब काम करते थे तो कई 100 बोरियां तो आलू की निकल जाती थी, और उसका बीज हम यहीं आपके यहां से ले जाते थे, हेलंग और जोशीमठ, यहां से वो बीज जाता था, ट्रकों के ट्रक जाते थे और हम लगाते थे, और कई 100 बोरियां हमारी होती थी जो सहारनपुर मंडी में जाती थी। पर उस 5 किलो अनाज ने सब खत्म कर दिया, सारी खेत छुड़वा दी। ये बड़ी चिंता का विषय है। और वो 5 किलो अनाज कहां से आ रहा है? पंजाब और हरियाणा के खेतों से, जहां अंधाधुंध दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, जहरीली दवाइयों का छिड़काव हो रहा है। आज कह रहे हैं ना कि पहाड़ों में कैंसर के पेशेंट बढ़ गए। क्यों बढ़ रहे हैं? उस कारण के पीछे जाओ ना। अपने खेत में अगर खेती करोगे, तुम ज्यादा नहीं 5 बोरी तुम धान उगा लो, 5 बोरी कुछ और उगा लो, तो पूरा साल चल जाता है। पर आज उसके आदी हो गए हैं और ये कैंसर पेशेंट हो या तमाम प्रकार की जो बीमारियां आ रही है, ये उसका ही असर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस उत्तराखंड में एक ऐसा मॉडल सेट किया जाए जिससे कि स्थानीय जो लोग हैं उनके आर्थिक मजबूती भी मिले और उनका सामाजिक उत्थान भी हो, और उनकी जो संस्कृति है वो भी बचे, और तमाम प्रकार की जो ये प्रकृति है ये भी बचे। इस प्रकार के मॉडल सेट करने की जरूरत है, तब जाके हम अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकते हैं। और मातृशक्ति से ये जरूर निवेदन है कि अपने बच्चों के भविष्य को ऐसे दांव में न लगाएं। उनका भविष्य है, ना जाने वो बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, इस देश का राष्ट्रपति बन जाए, इस देश का सेना में सबसे बड़ा अधिकारी बन जाए। वो बने हैं, इसी उत्तराखंड से बने हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज उस चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है, उस अंधभक्ति और उस गुलामी से बाहर निकलने की जरूरत है। तो समय ज्यादा ले लिया, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।